हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर थर्ड स्टार्ट करें डाइज़ोनियम सॉल्ट्स। मैंने कुछ कन्वर्जन्स दिए थे तो एक दो बच्चों ने तो ट्राई करके मुझे भेजे हैं। जिन्होंने नहीं किए भाई करके देख लेना, अदरवाइज़ आज ही डिस्कस कर ही रही हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले टोलूडीन को कन्वर्ट करना था 3-4 कंपाउंड में। टोलूडीन का स्ट्रक्चर मैंने लिखा था, बाय नेम भी तुमसे पूछा जा सकता है और स्ट्रक्चर दे के भी पूछ सकता है कि स्ट्रक्चर पहले से ही दे रखा हो, उससे थोड़ा तुम्हें क्लियर हो जाता है। नहीं अदरवाइज़ तुम्हें एक दो नाम याद करने पड़ेंगे ना कि टोलूडीन क्या होता है। टॉलवीन का भी नाम कई बच्चों को अगर अभी सोचने को कहूँ तो नहीं पता होगा। टॉलवीन सिंपली टॉलवीन जो होता है बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप, उसको टॉलवीन कहते हैं। बेंजीन के ऊपर अगर NH2 ग्रुप है उसको एनेलिन कहते हैं, और जब दोनों ग्रुप हैं तो उसको पैराटोलूडीन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने बना रखा है सबसे फर्स्ट वाले में जो है। ठीक है, तो पहला कन्वर्जन है पैराटोलूडीन को अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है पैराब्रोमोटोलवीन में। यहाँ देखो, इसमें कन्वर्ट अगर तुम्हें करना हो इस कंपाउंड को, ठीक है, तो कैसे करेंगे अब, क्योंकि उसी पोजीशन पर ब्रोमीन लेके आना है जहाँ NH2 ग्रुप है। तो ये तो क्लियरली वही हो गया कि पहले यहाँ पर एक डायज़ो ग्रुप जनरेट करो और फिर उससे उसको रिप्लेस कर दो। हमने यही सब तो पढ़ा है पिछली वीडियो में, रिप्लेसमेंट ऑफ डायज़ो ग्रुप। डायज़ोनियम सॉल्ट्स में इस ग्रुप को हम रिप्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन से, हाइड्रोक्सिल से, हेलोजन से, या फिर एक और पढ़ा था अराइल से भी कर सकते हैं डायरेक्टली। अराइल बेंजीन के साथ में लास्ट स्टेप में हमने लास्ट पढ़ा था, वो उससे रिएक्ट करवा सकते हैं, या फिर साइनो ग्रुप से कर सकते हैं, नाइट्रो ग्रुप से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब यहाँ पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। तो अब उसी की एप्लीकेशन पार्ट है ये, कन्वर्जन्स ही आएंगे वहाँ से। डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछेगा कि रिप्लेस हाइड्रोजन या रिप्लेस शो रिप्लेसमेंट ऑफ एजो ग्रुप बाय OH, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, सीधा कन्वर्जन पूछेगा। तो तुम्हें ही थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखो ब्रोमीन जो है वो NH2 ग्रुप की जगह पर ही आया है, तो इसका मतलब तुम्हें यहीं पर रिप्लेस करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, डायजोटाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। डायजोटाइजेशन होगा इस NH2 ग्रुप का, ये कन्वर्ट हो जाएगा डायजो कंपाउंड में। ठीक है ना, डायजो ग्रुप क्या होता है, मतलब NH2 की जगह ये ग्रुप लगाना है तुम्हें। ठीक है ना, ये ग्रुप कैसे होगा, डायजोटाइजेशन करना है मतलब तुम्हें इसका। और डायजोटाइजेशन के लिए क्या क्या डालना पड़ता है, NaNO2 प्लस HCl। ठीक है ना, ये डालना होता है तुम्हें। और कंडीशंस क्या होती हैं, टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस रखना होता है। ठीक है, और इसके बाद डायजोटाइजेशन हो जाएगा तो NH2 ग्रुप हमारा यहाँ इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ तक हम पहुँचे, उसके बाद अगला स्टेप हमारा होना चाहिए कि इस डायजो ग्रुप को हम रिप्लेस कर दें ब्रोमीन से। ठीक है, तो ब्रोमीन से रिप्लेस करने के लिए क्या पढ़ा है हमने, सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ा है या गेटरमैन रिएक्शन पढ़ा है। उसमें क्या करेंगे फिर, CuBr से रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ HBr। ठीक है ना, ये पढ़ा था हमने सैंडमेयर रिएक्शन में। ठीक है, तो जैसे इससे रिएक्ट करवाएंगे डायज़ो पार्ट की जगह क्या आ जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा। तो पहला कन्वर्जन बहुत ही आसान है, पहला स्टेप डायजोटाइजेशन, सेकंड स्टेप ब्रोमीन से रिप्लेस करना है उसको, तो सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, दूसरे कन्वर्जन में बिल्कुल हटाना है NH2 ग्रुप को। तो इसका मतलब पहला स्टेप तो सब तीनों, मतलब यहाँ पर इस पहले वाले पोर्शन में जितने भी कन्वर्जन है, इसमें करना हो या इसमें करना हो या चारों में जिसमें भी करना है, पहला स्टेप तुम्हारा डायजोटाइजेशन रहेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। मैं बात कर रही थी अब की बार हमें NH2 को हटाना है और यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है ना, तो इसका मतलब पहला स्टेप डायजोटाइजेशन, यहाँ पर डायजोनियम ग्रुप जनरेट करना है, डायजोटाइजेशन करना है इसका। जैसे ही कर देंगे उसके बाद तो डीमिनेशन एक प्रोसेस हमने पढ़ा था, उसमें हम कंपाउंड को रिएक्ट करवा रहे थे H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ Q+ आयंस। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया था, डायज़ो पार्ट जो था तुम्हारा डायज़ोनियम सॉल्ट में, वो रिप्लेस हो गया था हाइड्रोजन से। इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे थे, डीमिनेशन। तो सेकंड भी बहुत ही आसान है, डायजोटाइजेशन के बाद इससे रिएक्ट करवाना है तुम्हें। ठीक है, डीमिनेशन। थर्ड में NH2 की जगह OH आया है, तो इसमें भी वही डायजोटाइजेशन के बाद OH से रिप्लेस करना है डायज़ोनियम पार्ट को। तो हमने क्या पढ़ा था वहाँ पर कि मिनरल एसिड्स के सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट करा देंगे। मिनरल एसिड्स का सॉल्यूशन लेंगे, जैसे H2SO4 लिया था वहाँ पर एग्जांपल,
तो बहुत ही आसान। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप डायजोटाइजेशन होगा इस पैराटोलुडीन का, सेकंड स्टेप में मिनरल एसिड के साथ उसको शेक कर देंगे, हीट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, OH। जो भी लिखो पेपर में वो थोड़ा सोच समझ कर ही लिखना, आधा अधूरा मत लिखना। जैसे अगर तुम्हें डिमिनेशन ही कहा है तो H3PO2 लिख के मत छोड़ देना, साथ में क्यूप्रिक आयंस लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कुछ भी आधा अधूरा मत पढ़ना, पूरा पढ़ना, जहाँ से भी पढ़ो, बुक से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, ठीक है। इसके बाद फोर्थ कन्वर्जन था इस फर्स्ट में ही, वो मैंने लेफ्ट में लिखा था, ये रहा। अब इस स्टेप में देखो, ब्रोमीन वहाँ नहीं लगा है जहाँ NH2 है, अदरवाइज तो सेम ही हो जाता, ठीक है। यहाँ तो सेम पोजीशन पर था, इसलिए ब्रोमिनेशन कर दिया हमने, ठीक है। पहले डायजोटाइजेशन करके ब्रोमिनेशन, सॉरी, सैंडमी रिएक्शन करवा दी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ब्रोमीन है वो NH2 ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन पर आया है, मतलब यहाँ आया है मेटा पर एक तरह से, ठीक है। तो ये वाला, इसमें पहला स्टेप डायजोटाइजेशन नहीं होगा, इसमें हमें पहला स्टेप क्या करना होगा। अब हमारा थोड़ा सा दिमाग काम करे तो NH2 ग्रुप, जैसे मैंने बहुत अच्छे से समझाया था वैसे तो, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी समझ नहीं आया तो अब ध्यान से सुन सकते हो। NH2 ग्रुप जो है लोन पेयर है, उसके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस के लिए रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, मतलब रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं हम, फिर वो इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करता है हमारी बेंजीन रिंग के साथ, और अगर वो हमारी बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो रिएक्शन बहुत ही ईजी हो जाती है, ठीक है। अब वही यहाँ पर है, NH2 ग्रुप है, वो रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, मतलब ये NH2 यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये कौन कौन सी पोजीशंस को एक्टिवेट कर रहा है। अब क्योंकि इसकी पैरा ब्लॉक्ड है, अदरवाइज तो क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मतलब वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर चिपकाएंगे। अब क्योंकि पैरा ब्लॉक्ड है तो दो ऑर्थो बच गई हैं, एक पोजीशन ये और एक ये, ठीक है। अब दोनों ऑर्थो पर हमें ब्रोमीन नहीं लेके आना है, तो मैंने वहाँ पर फिर से बताया था जब हम सिंथेटिक एप्लीकेशन पार्ट पढ़ रहे थे डिफरेंट रिप्लेसमेंट्स का, तो वहाँ पर भी बताया था कि ये हाईली रिएक्टिव, मतलब रिंग को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा है। तो दोनों तरफ अगर मैं इस पैराटोलुडीन का डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करूँगी तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों तरफ ब्रोमीन आ जाएगा, लेकिन हमें दोनों तरफ नहीं लेके आना, हमें तो एक ही तरफ लेके आना है। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, एसिटाइलेशन होगा, ताकि हम इस ग्रुप की एक्टिविटी को थोड़ा सा कम कर सकें और इसको किस में कन्वर्ट कर दें, NHCOCH3 इस ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे ताकि इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाए। जैसे ही एसिटाइलेशन हुआ ये ग्रुप इस NH2 इसमें कन्वर्ट हो गया। अब हम जैसे ही अगला स्टेप क्या होगा, हमारा ब्रोमिनेशन होगा। अब हम ब्रोमिनेशन करेंगे, ठीक है। ब्रोमिनेशन करेंगे तो हम एक ही ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन लेके आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ही ब्रोमिनेशन होगा फिर से हाइड्रोलिसिस कर देंगे और ये जो ग्रुप NH इसमें कन्वर्ट कर दिया था इसको वापस NH2 में कन्वर्ट कर देंगे। थर्ड स्टेप हमारा हाइड्रोलिसिस होगा, जिसमें हमने इस ग्रुप को NH2 ग्रुप को इसमें कन्वर्ट किया था उसको वापस NH2 में ले आएंगे, ठीक है। इसका मतलब हमारा इन तीनों स्टेप के बाद क्या बन चुका होगा, पहला स्टेप मैंने बताया एसिटाइलेशन, दूसरा स्टेप बताया ब्रोमिनेशन, तीसरा स्टेप बताया हाइड्रोलिसिस। पहला स्टेप क्या बताया, एसिटाइलेशन, बार बार बता रही हूँ, यहाँ पर एसिटाइलेशन कर देंगे ताकि इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाए। दूसरा स्टेप ब्रोमिनेशन, यानी कि यहाँ पर ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है। तीसरा स्टेप वापस इसको रीगेन करना, NH2 को वापस ले आए, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप क्या होना चाहिए, यहाँ पर हम डायजोनियम आयन डेवलप करें बाय डायजोटाइजेशन और फिर उसका डिमिनेशन कर दें, यहाँ पर सिंपली क्या रह जाए, हाइड्रोजन, ठीक है। तो 5 स्टेप समझ सकते हो इस वाले कन्वर्जन के, ठीक है ना। फोर्थ स्टेप क्या कहा मैंने, डायजोटाइजेशन करके इसको डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देंगे, और फिफ्थ डिमिनेशन, ठीक है, जिसमें हम हाइड्रोजन से रिप्लेस कर सकते हैं डायजो ग्रुप को, ठीक है। तो हमें अल्टीमेटली हमारा ये मिल जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। कन्वर्जन्स अभी भी मैं इसलिए हाथ से लिख के और भेज भी सकती थी एक PDF या पेज, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हें सब पका पकाया मिले, तो तुम अपने आप ट्राई करना, बताने के बाद तो ट्राई कर ही सकते हो, खुद से लिख सकते हो कि अब क्या होगा, ठीक है। सेकंड में देखो बहुत ही आसान डायजोनियम सॉल्ट का स्ट्रक्चर लिख रखा है, ठीक है। अब इनमें देखो इस डायजो ग्रुप की रिप्लेसमेंट पहले मैं आयोडीन से कर रखी है, फिर फ्लोरीन से कर रखी है। दोनों अलग अलग पढ़े थे हमने, ठीक है, बहुत ही अच्छे से पढ़े थे। और
क्लोरीन ब्रोमीन के लिए तो हमने नेम रिएक्शंस पढ़ी थी, सैंडमेयर और गेटरमैन, ठीक है। लेकिन आयोडीन के केस में क्या किया था, पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाया था इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, ठीक है। इतना ही था उसमें, ऐसा कुछ खास नहीं था। हाँ, फ्लोरीन के केस में थोड़ा ये था कि ये पहले फ्लोरोबोरेट में कन्वर्ट होगा ये डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है। फिर जो बनेगा फ्लोरोबोरेट आयन के साथ जो हमारा डायजोनियम सॉल्ट बना था वो स्टोर कर सकते हैं, ऐसा पढ़ा था हमने, वो स्टेबल होता है। फिर उसको डायरेक्टली ड्राई फॉर्म में हीट कर देंगे तो हमें फ्लोरोबेंजीन मतलब फ्लोरीन लग गया था फिर इस ग्रुप की जगह। ये सब पढ़ा था, ये हमने बिल्कुल एज सच ही पढ़ा था। तो ये दोनों कन्वर्जन्स बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। थर्ड में देखो फिर बेंजीन में कन्वर्ट करना है, मतलब डिमीनेशन, ठीक है ना। डायज़ो ग्रुप को हटाकर यहाँ पर क्या लगाना है हमें, हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये थर्ड में जो दिख रहा है तुम्हें बेंजीन, वो भी आसान है। फोर्थ में देखो नाइट्रो ग्रुप लगा रखा है, ये भी हमने पढ़ा था कि अगर नाइट्रो ग्रुप लगाना है तो क्या करना है। उसमें भी पहले जैसे फ्लोरीन के केस में पहले फ्लोरोबोरेट के साथ रिएक्ट करवाया था ना, वैसे ही यहाँ पर था, ठीक है। HbF4 के साथ रिएक्ट कराएंगे और हमारे पास एक बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा जिसमें फ्लोरोबोरेट आयन होगा, ठीक है, BF4 नेगेटिव। मैं क्या कह रही हूँ देखो, ये जो डायजोनियम सॉल्ट था अगर मैं इसको HbF4 के साथ रिएक्ट करवा दूँ तो हमें कौन सा दूसरा एक डायजोनियम सॉल्ट मिल जाता है जिसका आयन अलग होता है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस था। फ्लोरीन और नाइट्रो ग्रुप जब भी रिप्लेस कर रहे थे तो ये जो बना रहे थे ना हम, ये, ठीक है, ये जो नीचे लिख दिया है मैंने, ये बनता है पहले। ये बहुत स्टेबल होता है और इसको अगर ड्राई फॉर्म में हीट कर देंगे तो फ्लोरीन लग जाएगा। अगर इसको ड्राई फॉर्म में NaNO2 के साथ सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करा दो इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। ये भी हमने पढ़ा था एज सच, ठीक है। उससे अगले में देखो फिर से OH लेके आना है डायज़ो पार्ट की जगह, ये भी पढ़ा था। H2SO4 के साथ या फिर किसी और मिनरल एसिड के साथ सिंपली अगर हीट कर दें तो OH लग सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो जो लास्ट है ये वाला, ये हम कपलिंग रिएक्शंस के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। ये कन्वर्जन अभी हमने ये पढ़ा नहीं है पोर्शन। NH2 ग्रुप वापस लेके आना हो, कैसे ला सकते हैं, ये तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए। पहला स्टेप क्या होगा, पहला ये जो है ना लास्ट वाला कन्वर्जन सेकंड का, ये वाला जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इसमें हम पहले इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, मतलब ये वाला कन्वर्जन करेंगे, ये नाइट्रो ग्रुप लेके आएंगे और फिर नाइट्रो ग्रुप का अगर रिडक्शन कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीन में, ठीक है ना। नाइट्रो ग्रुप मैंने कई बार बताया, NO2 ग्रुप जहाँ बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है और तुमने उसको रिएक्ट करवा दिया स्टेनस के साथ SnHCl, मतलब रिडक्शन कर दिया, तो ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 में रिडक्शन कर दिया है, ठीक है। तो ये जो लास्ट कन्वर्जन है वो 2 स्टेप है या 3 स्टेप समझ लो। पहले हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर वापस से इसमें थ्रू रिडक्शन करेंगे, ठीक है। थर्ड कन्वर्जन की बात करें तो पहले देखो बेंजीन से स्टार्ट करना है और अब थर्ड बेंजीन से उसको कन्वर्ट करना है पैराब्रोमोटोल्वीन में, ठीक है। मतलब तुम्हें मिथाइल पार्ट भी अभी लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर हम मिथाइल को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। मिथाइलेशन या अल्काइलेशन तुमने पढ़ा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, फ्रीडल क्राफ्ट्स असाइलेशन एंड अल्काइलेशन करके तुमने पढ़ा है, ठीक है ना। अल्काइलेशन जिसमें अल्काइल पार्ट को हम बेंजीन रिंग पर ऐड कर देते हैं, अल्काइल हलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है। मतलब एक तरह से ये कह लो RX के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो ये जो R पार्ट है ये बेंजीन रिंग पर लग जाता है, यही तो पढ़ा था फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर वही करेंगे, एक तरह से कह लो मिथाइलेशन कर देंगे, इस बेंजीन रिंग को रिएक्ट करा देंगे। इस R की जगह अगर मैं लगा दूँ अब CH3Cl, ठीक है ना, CH3Cl रख दूँ इसकी जगह और इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो हमें मिल जाएगा क्या, टोल्वीन मिल जाएगा। फर्स्ट स्टेप के बाद फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। तो बेंजीन किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें, ठीक है। अब ये बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच हो गई है एज़ कम्पेयर टू बेंजीन, मतलब ये सिंपली बेंजीन की कंपैरिजन में टोल्वीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। तो अब इसका फर्दर अगर नाइट्रेशन करना हो तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, अदरवाइज डायरेक्ट बेंजीन का नाइट्रेशन करेंगे। अब नाइट्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम नाइट्रेशन करके पहले क्या डेवलप करना चाह रहे हैं,
या फिर तुम सीधा ब्रोमिनेशन, एक स्टेप यहाँ पर ये सोच सकते हो कि इसका हम सीधा ब्रोमिनेशन क्यों नहीं कर सकते। ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, अल्काइलेशन, सल्फोनेशन, यही होती है ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट ब्रोमिनेशन में करने चलूँगी तो ऑर्थो और पैरा पर ब्रोमीन आएगा, लेकिन हमें किस पर लेके आना है, मेटा पर लेके आना है। ये हमने बहुत पहले भी डिस्कस किया था जब हम सिंथेटिक एप्लीकेशन पार्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। तो मेटा पर हमें ब्रोमीन लेके आना है, इस वजह से हम यहाँ पर वो डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ ही कर सकते हैं। हम पढ़ रहे थे, हम पहला कन्वर्जन कर रहे थे, ठीक है। तो ब्रोमिनेशन डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकती टोल्वीन का, वो मैं थोड़ा सा बता रही थी कि अगर डायरेक्ट ब्रोमिनेशन टोल्वीन बनाने के, टोल्वीन बन गया था फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के बाद, तो अगर डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करूँगी तो वो या तो ऑर्थो पर जाएगा मिथाइल के रिलेशन में, या फिर पैरा पर जाएगा, मेटा पर कभी नहीं जाएगा। तो इसलिए हमारा सेकंड स्टेप जो होगा वो होगा नाइट्रेशन, ठीक है। जैसे ही हमारा टोल्वीन बन गया था फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के बाद, ये इसी को टोल्वीन कहते हैं, तो हमारा अगला स्टेप जो होना चाहिए वो होगा नाइट्रेशन। तो अब नाइट्रेशन जैसे ही करेंगे, नाइट्रेशन के लिए नाइट्रेटिंग मिक्सचर डालना पड़ता है। नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 का इक्विमोलर मिक्सचर 1:1 में, ठीक है। तो अब वो जब डाल देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप NO2, ठीक है। जैसे ही नाइट्रो ग्रुप आया फिर इसका रिडक्शन कर देंगे, वो किस में बदल गया, अब NH2 में। जैसे ही NH2 में कन्वर्ट हुआ, अब हम यहाँ पर ब्रोमीन लगा सकते हैं, जैसे हमने पहले पार्ट में पढ़ा। पहले इसकी क्या करेंगे, थोड़ी सी एक्टिविटी को कम करेंगे बाय एसिटाइलेशन, फिर ब्रोमिनेशन करेंगे ताकि एक ही ब्रोमीन लगे, दोनों तरफ ब्रोमीन ना लगे, दोनों ऑर्थो पर, मतलब यहाँ पर ना लगे, ठीक है, यहाँ पर हमें नहीं लेके आना, ठीक है। तो पहले इसकी थोड़ी सी रिएक्टिविटी कम करेंगे थ्रू एसिटाइलेशन, और फिर ब्रोमीन लगा देंगे नेक्स्ट स्टेप में, फिर दोबारा से हाइड्रोलाइज करके NH2 यहाँ पर आ जाएगा। थोड़ा सा लंबा है ये वाला, लेकिन तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। NH2 वापस आ जाएगा जैसे ही, मतलब अब हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं, देखो मैं फिर से एक बार सारे स्टेप बता देती हूँ। हम लेके चले थे बेंजीन, पहला स्टेप किया फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है, CH3। दूसरा स्टेप नाइट्रेशन पैरा पोजीशन पर, ठीक है। जैसे ही नाइट्रो ग्रुप आया उसको कन्वर्ट किया किस में, NH2 में। NH2 में किस कैसे किया, रिडक्शन करके। NH2 में जैसे ही कन्वर्ट किया, थर्ड स्टेप हमारा होगा अब कि ब्रोमिनेशन करना है, लेकिन ब्रोमिनेशन करने से पहले हमें उसकी थोड़ी सी रिएक्टिविटी कम करनी थी, इसलिए एसिटाइलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब पहले यहाँ पर NH2 डेवलप हुआ, फिर उसको नाइट्रो ग्रुप डेवलप हुआ अपॉन नाइट्रेशन, फिर उसको NH2 में कन्वर्ट किया, फिर मैं थोड़ा लिख ही लेती हूँ, पहले हमने ये किया, फिर रिडक्शन पे ये किस में कन्वर्ट हो गया, यहीं पर इसमें, फिर एसिटाइलेशन में करने पर NHCO CH3 में, और जब ये इसमें बदल गया तो तब हमने किया ब्रोमिनेशन, तो यहाँ पर क्या आ गया, ब्रोमीन। अब इतना सब होने के बाद इस सब को मतलब हम यहाँ पर थे, ठीक है। तो अब इसका वापस से हाइड्रोलिसिस कर दूंगी तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिर्फ NH2 ग्रुप, ठीक है। तो अब हम इतना बना चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है। अब वापस से क्या करेंगे, इसका जो हमने पढ़ा है डायज़ोनियम सॉल्ट बनाएंगे अब इससे, ठीक है। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, डायज़ोनियम सॉल्ट्स पढ़ा है, तो यहाँ पर इतना हम बना चुके थे। अब इसको वापस से डायज़ोनियम सॉल्ट डायजोटाइजेशन कर देंगे इस कंपाउंड का, तो यहाँ पर क्या बन N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, और ये बन जाएगा। फिर यहाँ पर इसका क्या कर देंगे, डिमिनेशन, मतलब इस पूरे ग्रुप को रिप्लेस कर देंगे किससे, हाइड्रोजन से, ठीक है। थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अपने पेन से अपने हाथ से एक बार ज़रूर करके देखना। कन्वर्जन नाम से ही मत डर जाया करो कि ये मेरे से नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हाँ गलत होगा, ये नहीं है कि तुम सीधा ये पहले स्टेप में गलत ठीक करने लग जाओगे, ऐसा नहीं कह रही मैं, लेकिन हाँ खुद से करोगे तभी होएगा, ठीक है। अब देखो आगे, क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट कर रहा है किस में, पैरा अमीनो क्लोरोबेंजीन में। पैरा पोजीशन पर अमीनो ग्रुप लगा है, तो कैसे लगा सकते हैं, क्लोरोबेंजीन है, इसका अगर मैं नाइट्रेशन करने चलूँ, देखो वैसे तो क्या होगा, देखो अगर किसी ने अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड चैप्टर ध्यान से पढ़ा है, क्लोरीन, वैसे देखा जाए मतलब इंडक्टिव और आर इफेक्ट दो होते हैं हैलोजेंस के केस में। तो आई जो इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, वो तो ये कह रहा है कि क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, लेकिन जो आर इफेक्ट है रेजोनेंस इफेक्ट, वो ये कह रहा है कि लोन पेयर है क्लोरीन के पास, ठीक है ना, लोन पेयर है, वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा,
ऐसे, और रिंग को एक्टिवेट करेगा। मतलब आर इफेक्ट कर रहा है कि प्लस आर है, मतलब कि अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट है माइनस आई, मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। लेकिन हेलो अराइल हैलाइड्स के केस में जो आर है वो डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा, मतलब वो रिंग को एक्टिवेट ही करेगा इनडायरेक्टली। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को चिपका सकता है। तो अब यहाँ पर इसका क्लोरोबेंजीन का अगर मैं नाइट्रेशन करूँ बाई टेकिंग नाइट्रेटिंग मिक्सचर HNO3 और H2SO4 का इक्विमोलर मिक्सचर, तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप मैं लगा सकती हूँ। क्योंकि पैरा अभी ब्लॉक्ड नहीं है, तो पहली प्रेफरेंस प्री डोमिनेंट प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वो पैरा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट पैरा बनेगा, नाइट्रो ग्रुप जिसपे पैरा पोजीशन पर होगा। ठीक है, जैसे ही नाइट्रो ग्रुप हमने यहाँ पर इस पोजीशन पर डेवलप कर लिया होगा, फिर तो क्या करना है, यहाँ पर अगर नाइट्रो लगा ही दिया तो उसके बाद उसका सिर्फ रिडक्शन करना है। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। ठीक है, ये कन्वर्जन भी बहुत आसान था। इसके बाद देखो जो थर्ड कन्वर्जन है ये थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन आसान है, इतना भी मुश्किल नहीं है। क्या ट्रिक है इसमें, अब देखो सबसे पहले तो तुम देखो NH2 ग्रुप है यहाँ पर भी NH2 ग्रुप है, मतलब एक NH2 तुम्हें रखना है। ठीक है, और तुम्हारी बेंजीन रिंग पर एक NH2 ग्रुप होना चाहिए, और ब्रोमीन लगाने हैं 3। ठीक है, कौन कौन सी पोजीशन पर, 3, 4, 5 पोजीशन पर विद रिस्पेक्ट टू NH2 ग्रुप। ठीक है, तो अब तुम्हारा तो दिमाग ये शुरू से ये काम करेगा कि इसको एज सच रखते हैं और इसको NH2 में कन्वर्ट कर देते हैं, और यहाँ ब्रोमीन लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इससे अपोजिट तरीका, अगर हम इसका पहले स्टेप में ही रिडक्शन कर देंगे तो दोनों तरफ NH2 आ जाएंगे। अगर तुम ये कहना चाह रहे हो, देखो अगर कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं इस NH2 को ऊपर वाले को एज सच रख लेते हैं और नीचे वाले को पहले NH2 में कन्वर्ट करके फिर इसका ब्रोमिनेशन कर देते हैं, तो अगर तुम इस कंपाउंड का ब्रोमिनेशन करोगे ना जिसमें दोनों पोजीशन पैरा पोजीशन पर NH2 है, तो वो तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे, दोनों तरफ ब्रोमीन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब एसिटाइलेशन करोगे तो तुम्हें थोड़ी ना पता है कि एक का होगा या दोनों का, अगर दोनों का एसिटाइलेशन हुआ तब भी दोनों तरफ ब्रोमीन आ सकता है। तो पहला स्टेप ये नहीं होगा कभी भी कि तुम इस नाइट्रो को NH2 में कन्वर्ट कर दो, पहला स्टेप ब्रोमिनेशन ही होगा यहाँ पर। कैसे, ये देखो NH2 ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है नीचे ये। ठीक है, तो इस कंपाउंड का अगर मैं ब्रोमिनेशन कर दूँ डायरेक्ट, ना कोई मैंने प्रोटेक्शन किया ना कुछ और, ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्ट इस कंपाउंड का ब्रोमिनेशन करूँ, इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। NH2 जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, वो अपनी इन ऑर्थो पोजीशन को एक्टिवेट कर रहा है, और ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो मेटा को करता है। ठीक है, तो इस नाइट्रो ग्रुप के विद रिस्पेक्ट टू मेटा भी यही दोनों होंगी, और क्या कहेंगे, इस अमीनो ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन भी यही होंगे, मतलब मोस्ट फेवरेबल पोजीशन ब्रोमीन चिपकने के यही हैं, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, मतलब दोनों ऑर्थो पर क्या आ जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ ब्रोमीन आ जाएंगी। ठीक है, पहला स्टेप ब्रोमिनेशन। दूसरा स्टेप क्या होगा, अब देखो पहला स्टेप हमने कर दिया है, यहाँ और यहाँ हमने ब्रोमीन लगा दिया है। ठीक है, ब्रोमीन, और यहाँ हमारा NH2 था ही, और यहाँ नाइट्रो लगा हुआ था। अब सेकंड स्टेप होना चाहिए डायजोटाइजेशन, ताकि ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाए, डायजोनियम सॉल्ट बना ले। ठीक है, जैसे ही डायजोनियम सॉल्ट बनेगा डायजोटाइजेशन के बाद, तो यहाँ पर इस जगह पर हमें अब क्या लगाना है, ब्रोमीन, तो हम सैंडमियर रिएक्शन करा देंगे, मतलब डायजोटाइजेशन और सैंडमियर रिएक्शन करवाने के बाद हमारा अगला कंपाउंड क्या बन चुका होगा, यहाँ पर पहले ही हम लगा चुके थे ब्रोमिनेशन करने के बाद, तो यहाँ पर भी ब्रोमीन आ चुका है। कैसे, डायजोटाइजेशन किया NH2 का और फिर उसकी जगह सैंडमियर रिएक्शन करा दिया, अब हमारे पास ये कंपाउंड बन चुका है ये। लेकिन हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें इसकी जगह क्या चाहिए, NH2। अब इसका रिडक्शन कर देंगे, मतलब रिडक्शन हमारा लास्ट स्टेप होगा। ठीक है, जैसे रिडक्शन करेंगे ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये था कि हम इसी को जो NH2 यहाँ पर पहले से गिवन था उसको ऐसा सच नहीं रखना है। ठीक है, थोड़ा ये दिमाग में मत लेके चलना एक जैसा लग रहा है कि यही यहीं पर है और यहीं पर है और ब्रोमीन नीचे आ गए, ऐसा नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लास्ट में इस नाइट्रो का रिडक्शन कर दिया हो और ऊपर चिपकाए हो ब्रोमीन, मतलब तुम्हें थोड़ा सोच के चलना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ देखो
नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट कर रहा है पैरा ब्रोमो बेंजोनाइट्राइल में, मतलब नाइट्राइल पार्ट लगा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला अब यहाँ पर होगा क्या, रिडक्शन। सबसे पहले इस नाइट्रो ग्रुप को ये कन्वर्ट करेगा NH2 में, किससे रिएक्ट करवा के, SnHCl के साथ। ठीक है, कर दिया। उसके बाद इसका डायजोटाइजेशन, या फिर पहले हम ब्रोमिनेशन करेंगे, सॉरी, पहले हम ब्रोमिनेशन। जैसे ही यहाँ पर इस नाइट्रो की जगह NH2 आया, इसके विद रिस्पेक्ट टू पैरा पोजिशन फ्री है, तो जैसे ही हम ब्रोमिनेशन करेंगे उससे भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वही प्रोटेक्शन जो हम करते आए हैं, एसिटाइलेशन। मतलब अगर तुमने एक बार ये बना लिया है नाइट्रो ग्रुप को, अगर तुमने रिडक्शन करके ये बना लिया है, तो अब अगर मैं इसका डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करूँगी तो यहाँ तीनों पोजीशन पर ब्रोमीन आ सकता है, लेकिन हमें यहाँ नहीं लेके आना, हमें सिर्फ पैरा पर लेके आना है, क्योंकि पैरा फेवरेबल है, अभी ब्लॉक्ड भी नहीं है पोजीशन। तो पहले इसकी थोड़ा सा इसकी एक्टिविटी को कम करेंगे, कैसे, एसिटाइलेशन के साथ। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवा देंगे इस। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO NHCO CH3 में। ठीक है, जैसे ये होगा फिर ब्रोमिनेशन, यहाँ ब्रोमीन आ गया, फिर वापस से हाइड्रोलिसिस, और ये ग्रुप NH2 में वापस से कन्वर्ट। ठीक है, तो अब तो सिर्फ क्या ही रह गया, अब हमारा क्या क्या बन गया है, ये बन चुका था वापस से हाइड्रोलाइज होने के बाद और ब्रोमिनेशन होने के बाद। ठीक है, अब तो क्या ही करना है, अब इसको डायजोटाइजेशन करेंगे और यहाँ पर डायजोनियम आयन डेवलप कर लेंगे, मतलब ये NnCl नेगेटिव। ठीक है, और ये यहाँ से चिपका हो भाई। ठीक है, और उसके बाद तो क्या था, Cn लेके आना है हमें, नाइट्राइल ग्रुप, ये भी पढ़ा था हमने, CuCN सैंडमेयर जैसी रिएक्शंस थी, लेकिन उसमें हमने ये पढ़ा था कि पहले हाइड्रोलिसिस करनी है, उसके बाद CuCN के साथ रिएक्ट कराना है। हाइड्रोलिसिस शायद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ की थी शायद। ठीक है, तो ये देख लेना, जैसे ही CN ग्रुप, जैसे हमने रिप्लेसमेंट पढ़ा था ना, वैसे ही इसको यूज़ कर लेंगे इस स्टेप में। ठीक है, तो नाइट्राइल पार्ट यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये कन्वर्जन्स तुम्हें समझ आए हो। आज का टॉपिक जो मैं करवाना चाह रही थी वो स्टार्ट कर देते हैं। अब हमें पढ़नी थी वो रिएक्शंस जिनमें नाइट्रोजन रिटेन रहेगा। अब पहले हमने कौन सी पढ़ी थी, जिसमें दोनों नाइट्रोजन रिप्लेस हो गए थे, पूरा ग्रुप ही रिप्लेस हो गया था, डायज़ो ग्रुप जिसको हम बोल रहे थे। ठीक है, तो अब हमें रिप्लेसमेंट वाले पोर्शन पढ़ चुके हैं, अब हम वो रिएक्शंस पढ़ेंगे, दो ही हैं जिनमें नाइट्रोजन दोनों रिटेन रहेंगे। उसमें पहला है कि हम डायज़ोनियम सॉल्ट्स को अगर रिड्यूस करें, रिडक्शन करें, तो हमें क्या मिलने वाला है। तो उसमें पहला जो प्रोडक्ट है वो है हाइड्राजीन्स। यहाँ से देखो, हाइड्राजीन सिंपली अगर लिखें तो ये होता है NH2। तो हमें क्या मिलने वाले हैं, अराइल हाइड्राजीन, मतलब इस एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर अराइल पार्ट, अपॉन रिडक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट विद, किसके साथ किया है, सोडियम सल्फाइड के साथ कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रोलिटिकली भी कर सकते हैं, या फिर इन्होंने जैसे SnCl2 स्टेनस क्लोराइड यूज़ किया है। ठीक है, कई मेथड से कर सकते हैं। तो हमें क्या मिल गया है, अराइल हाइड्राजीन। ठीक है, ये एज सच बहुत मुश्किल है कि इस चैप्टर से ये वाला पोर्शन पूछे, लेकिन फिर भी तुम्हें थोड़ा दिमाग में होना चाहिए कि अगर इस ग्रुप में कन्वर्ट करना है, कहीं पर ऐसा कन्वर्जन भी दे सकता है। ठीक है, तो ये तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हाइड्राजीन में कैसे कन्वर्ट किया था। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पर ये लिखी हुई है, इफ़ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इज़ यूज्ड लाइक जिंक HCl, अगर जिंक HCl यूज़ कर दिया तो कंप्लीट रिडक्शन हो जाता है और हमें क्या मिल जाता है, अमीन्स मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर लिख के इन्होंने दिखाया। मतलब हम जिसको लेके चले थे हम उसी ग्रुप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, एक तरह से ये कह लो, जैसे अभी हमने एक कन्वर्जन पढ़ा, देखो पहले इसको अच्छे से देख लो फिर बताती हूँ। ये बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट लेके चला, अगर कंप्लीट रिडक्शन कर दिया तो पहले तो हाइड्राजीन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन फर्दर आगे रिडक्शन होकर एनिलीन बना दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कन्वर्जन हमने अभी यहाँ पढ़ा, देखो वो और भी आसान हो गया। कैसे, इस डाइज़ोनियम सॉल्ट को किसके साथ रिएक्ट करवा दिया, सिर्फ जिंक HCl के साथ, और हमें वापस से हमारी अमीन मिल गई। जिंक HCl ने क्या कर दिया, कंप्लीट रिडक्शन कर दिया। ठीक है, तो अब तुम इस रिडक्शन जो हम ये पहले कई स्टेप में कर रहे थे वो अब हम सिंगल स्टेप में कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसका मैकेनिज्म दे रखा है, नोट सो इम्पोर्टेंट, जो बच्चे पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं, मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा, ना ही ये थोड़ा मुझे इसमें एक डाउट भी है कि ऐसा होता भी है या नहीं। ठीक है, तो
पढ़ लेना ये, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद मेन जो टॉपिक इस चैप्टर का, एक सेकंड कन्वर्जन्स के अलावा या इस पूरे चैप्टर में 3 ही वर्ड इम्पॉर्टेंट हैं। डाइएज़ो कपलिंग रिएक्शन क्या होती है, कन्वर्जन्स क्या कैसे करने हैं, या फिर डाइएजोटाइजेशन पहले स्टेप में हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में जो पढ़ा था उसका मैकेनिज्म क्या है, या फिर क्या उसमें कंडीशंस होनी चाहिए फॉलो, ये सब, ठीक है। तो जो थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ये कपलिंग रिएक्शंस, मतलब जिसमें ये एजोडाइज बनाएंगे, ठीक है। तो कपलिंग रिएक्शंस क्या होती हैं वो पढ़ रहे हैं। डाइएजो कपलिंग रिएक्शंस क्या होती हैं पहले वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। डाइएजोनियम सॉल्ट्स रिएक्ट विद हाईली रिएक्टिव या इलेक्ट्रॉन रिच, इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ के साथ रिएक्ट करके एजो कंपाउंड्स बना लेता है। ये एजो कंपाउंड्स का नीचे इन्होंने स्ट्रक्चर भी लिखा है, देखो AR N डबल बॉन्ड N और AR, मतलब बीच में जो ये N डबल बॉन्ड N आ गया ना, इन्हीं को एजोडाइज बोलते हैं, दोनों तरफ अराइल पार्ट, ठीक है। ये जो बन गया ना, इसी को एजो पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम ये कैसा बने हैं, डाइज़ोनियम सॉल्ट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एजोडाइज में, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी का एग्जाम्पल इन्होंने लिया है, जैसे फिनोल्स एंड अमीन्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इन्होंने एग्जाम्पल ले रखे हैं 2। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करा रहा है फिनोल के साथ, पीएच यहाँ पर देखो मैंने हाईलाइट किया है, फिनोल के केस में pH 9 to 10 लिख रखा है, एनिलिन के केस में pH 4 to 5 लिख रखा है। ये रिएक्शन इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट ही इसलिए क्योंकि यहाँ पर बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, रोल ऑफ पीएच क्या है, कि दोनों के केस में pH अलग अलग क्यों है, या इस केस में इतना ही क्यों है, इससे ज़्यादा क्यों नहीं है, ठीक है। तो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद देखो क्या कर रखा है फिर, ये जो बन गई हैं इन्हीं को कहते हैं डाइज। ये यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर बने हुए ना, इनको क्या कहते हैं, डाइज। जैसे ब्रैकेट में नाम भी लिख रखा है, ऑरेंज डाई जो यूज़ करते हैं, या फिर हम जैसे यूज़ करते हैं मिथाइल रेड, एक होता है इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, उसी वैसा ही है ये भी, ठीक है। तो अगर ये प्रिपेयर कैसे करने हैं तो उनकी प्रिपरेशन यहाँ पर समझा रहा है, एक तरह से समझ लो, या फिर ये मान सकते हो कि इनकी रिएक्शंस है ये एक, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की ही रिएक्शंस हैं ये, जिनमें जो ये हमारा ये है बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो हमारी दूसरी स्पीशी हैं फिनोल और एनिलिन, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगी, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी हैं, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगी, ठीक है। हमारा जो बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और ये एक ऐसे समझ सकते हो कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल ही है, इस तरह की रिएक्शन होना, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद देखो मैकेनिज्म जब आएगा तब आएगा, दोनों का अलग अलग समझाएगा, एनिलीन के केस में अलग मैकेनिज्म, फिनोल के केस में अलग मैकेनिज्म। तो हम मैकेनिज्म पे बाद में जाएंगे, तो इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझा रहा है 2। पहला ये है कि पैरा पोजीशन पर जाता है विद रिस्पेक्ट टू OH एंड NH2। देखो अगर यहाँ पर देखो ये NH2 था, इसके विद रिस्पेक्ट टू पैरा पोजीशन पर बॉन्डिंग हुई है, देखो इसी तरह ये OH था यहाँ पर, इस OH के विद रिस्पेक्ट टू पैरा ये पोजीशन है, यहाँ पर बॉन्डिंग हुई है, ठीक है ना, ये दिख रही है तुम्हें, OH के विद रिस्पेक्ट टू पैरा पोजीशन पर बॉन्डिंग होती है। कपलिंग यूजुअली अकर एट पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू OH एंड NH2 ग्रुप, ठीक है, पहला पॉइंट ये है। लेकिन अगर पैरा ब्लॉक्ड है तो फिर ये ऑर्थो पर जाता है, जैसे यहाँ पर इन्होंने ये एग्जाम्पल लेके दिखाया है कि यहाँ पर पैरा पोजीशन पर मिथाइल पार्ट लगा हुआ है, तो ये पैरा पर नहीं जा सकता, तो उस टाइम पर कहाँ चला गया, ऑर्थो पर चला गया। एक पॉइंट ये समझने वाला था, और दूसरा ये था कि अगर किसी कंपाउंड में दोनों ही आ जाएं, जैसे इन्होंने ये स्पेशल केस लेके चला, एक तरफ OH है एक तरफ NH2 है, तो अब ये किसके ऑर्थो में जाएगा, क्योंकि पैरा तो एक दूसरे के दोनों ने ब्लॉक कर दिए हैं, तो किसके, NH2 के ऑर्थो में जाएगा या OH के ऑर्थो में जाएगा, ये डिपेंड करेगा कंप्लीटली अपॉन द pH ऑफ द मीडियम, मतलब किस pH पर तुम रिएक्शन करा रहे हो, एसिडिक मीडियम है बेसिक मीडियम है, ठीक है ना, कंप्लीटली pH पर डिपेंड करेगा। अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा OH के केस में फिनोल के साथ जब रिएक्ट करा रहा था तो बेसिक कंडीशंस हैं, pH 9 to 10 के आसपास है, तो अगर तुमने pH 9 to 10 रखा तो OH के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थो पर चिपक जाएगा, देखो यहाँ पर इन्होंने शो भी किया, ठीक है। इसी तरह
जब हम एनिलिन के साथ रिएक्ट करा रहे थे तो pH 4 to 5 था। इसका मतलब अगर pH 4 to 5 है तो NH2 के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थो पर जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ इस पेज पर दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही समझे हैं, पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है वो तो हम आगे रोल ऑफ पीएच में पढ़ेंगे ही आगे, लेकिन दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बताएं कि पैरा के विद रिस्पेक्ट टू पैरा पोजीशन पर जाता है। यूजुअली कपलिंग अकर्स एट पैरा, लेकिन अगर पैरा ब्लॉक्ड है तो ही ऑर्थो पर जाएगा। और एक स्पेशल केस यहाँ पर समझाया कि दोनों अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाएं OH और NH2, मतलब हमारे न्यूक्लियोफिलिक पार्ट में दोनों ही आ जाएं, इलेक्ट्रॉन डोनर जो स्पीशी है उसमें, तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब आगे देखो। अब नीचे इन्होंने एग्जांपल एक ले रखा है कि मिथाइल ऑरेंज जो एक इंडिकेटर की हम एसिड बेस टाइट्रेशंस में यूज़ करते हैं, उसको हम कैसे बना सकते हैं, उसका यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल ये दे रखा है। ठीक है, ये तुम पढ़ लेना, बहुत ही आसान है। अब हम आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ कपलिंग रिएक्शन, दोनों की अलग अलग समझाएगा। कपलिंग विद फिनोल अलग, कपलिंग विद अमीन्स, ठीक है, वो अलग, एनिलिन जैसे हम पढ़ा था हमने। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक लाइन पहले मैकेनिज्म शुरू करने से पहले उन्होंने लिखी है, इट इज़ लाइक एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, जिसमें जो हमारा वही जो मैं बात बता रही थी, डायजोनियम आयन तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है और फिनोल या अमीन हमारा एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, देखो यहाँ से शो भी हो रहा है इन डायग्राम्स, मतलब एक तरह रिएक्शन से जो हमारा O है किसका, फिनोल का, ऑक्सीजन, वो देखो अपने इलेक्ट्रॉन रिंग में डाल रहा है, तो ये क्या किस तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो मतलब ये एक इलेक्ट्रोफाइल, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, दिस रिएक्शंस ऑफ डायजोनियम क्लोराइड विद फिनोल इज़ यूजुअली कैरिड आउट इन अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम हमें करानी होती है। मैकेनिज्म बहुत ही आसान है, तुम्हें दिख रहा है ना, एक सिंगल स्टेप ही लगा लो तुम, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, दूसरे स्टेप में तो जस्ट रीअरेंज हो रहा है, देखो यहाँ पर सेकंड स्टेप है तो रीअरेंजमेंट है। ठीक है, अब रोल ऑफ पीएच नीचे देखो एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि पीएच ज़्यादा रखें। अब तुम्हें पीएच का समझ आनी चाहिए पहले से ही। ठीक है, पीएच देखो बीच में हम 7, यहाँ 1 और ये 14 से। ठीक है, ऐसा कुछ बना रखा हमने पीएच मीटर। अगर 1 to 7 के बीच में है तो वो एसिड कहलाते हैं और 7 to 14 बेस कहलाते हैं। वैल्यू जितनी 1 के नियर अबाउट होती है उतना ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मतलब यहाँ जो भी वे पीएच की वैल्यू होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है, और इसी तरह पीएच की वैल्यू अगर 14 के आसपास है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हैं। 7 के आसपास जो भी पीएच है वो न्यूट्रल है। इस तरह से पढ़ते आए ना। ठीक है, तो थोड़ा सा माइंड में ये पिक्चर भी क्लियर करके चलना। अब यहाँ पर देखो पीएच 9 to 10 ही क्यों लिखा, 14 अगर अल्कलाइन मीडियम में कराना है तो 14 के आसपास का पीएच क्यों नहीं यूज़ किया, 13, 12। ठीक है, तो उसका रीज़न यहाँ पर अब ये एक्सप्लेन करने वाला है। सबसे पहले देखो इन अल्कलाइन मीडियम कुछ रीअरेंजमेंट डायजोनियम सॉल्ट शो कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम में। देखो नीचे यहाँ पर करके दिखाया, ये वाला जो कह रही हूँ मैं। ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयंस इस तरह से हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं और वो हाइड्रोक्साइड फर्दर रीअरेंजमेंट शो कर सकते हैं। ठीक है, ये रीअरेंजमेंट यहाँ पर इन्होंने कर दिया है। और जैसे ही फर्दर मतलब अल्कलाइन मीडियम अगर रहेगा स्ट्रांगली अल्कलाइन तो इस तरह के डाईएज़ोटेट वो बना लेते हैं। और ये डाईएज़ोटेट कभी भी कपल नहीं करेंगे, कपल मतलब रिएक्शन ही नहीं करेंगे फर्दर। ठीक है ना, जब ये एक तरह से इतना स्ट्रॉन्ग सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर बन गया है तो ये आगे कभी भी रिएक्शन शो, क्योंकि यहाँ पर देखो इसमें ये जो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज था वो वैनिश हो गया है, एक तरह से ख़त्म ही हो गया है। ठीक है ना, यहाँ पर इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है तभी तो ये डायजोनियम कपलिंग शो कर रहा है, ताकि इस नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो और ये इस तरह की कोई एक स्पीशी में कन्वर्ट हो जाए। ये हाईली स्टेबल स्पीशीज़ हैं। ठीक है, तो अब इसने OH की प्रेजेंस में अगर ये खुद ही इस तरह से डायएज़ोटेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आगे फर्दर कोई कपलिंग शो नहीं कर पाएगा। अब ये जो नीचे हमने ये जो पढ़ा है ना अभी रीअरेंजमेंट कि इस तरह हो जाता है, ये कब होगा, अगर हम स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम यूज़ कर लें, बहुत ही हाई कंसंट्रेशन अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो इक्विलिब्रियम राइट में शिफ्ट हो जाएगा और हमें डायएज़ोटेट्स मिल जाएंगे और जो कभी भी आगे फर्दर कपलिंग रिएक्शन शो
नहीं करेंगे। तो हमें हाई पीएच यूज़ नहीं करना, 12, 13, 14 के आसपास का नहीं करना। लो पीएच क्यों नहीं यूज़ करते, एक रीज़न अब ये देगा। पीएच 9 to 10 ही क्यों लिखा, 7 to 8 क्यों नहीं लिखा? अगर हमें हाई कंसनट्रेशन पीएच नहीं यूज़ करना तो हम लो कर लेते हैं, तो हम 7, 8 के आसपास क्यों नहीं आए, उसका रीज़न भी यहाँ पर इन्होंने लिखा है। अ वेरी लो पीएच वुड सप्रेस द डिसोसिएशन ऑफ फिनोल टू फिनॉक्साइड आयन। क्या कहा इसने कि अगर हम बहुत ही कम पीएच लेके चलेंगे तो जो फिनॉल है वो फिनॉक्साइड आयन में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ऐसे क्यों क्यों कहा इसने कि फिनॉल को हमें फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि फिनॉल के कंपैरिजन में फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है ना। इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये देखो सीधा यहाँ पर इन्होंने OH नहीं शो किया, फिनॉक्साइड आयन ही शो किया है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम NaOH की प्रेजेंस में खुद ही फिनॉक्साइड आयन में बना लेगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए पीएच को 9 to 10 रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीएच 12 to 13 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हाई पीएच में जो हमारा बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट है वो डायज़ोटेट्स बना लेंगे जो आगे फर्दर कपलिंग रिएक्शन शो नहीं करेंगे। और पीएच 7 to 8 क्यों नहीं लिया? लो ले लो भाई, अगर ज़्यादा नहीं लेना तो बहुत ही लो ले लो, 7 to 8 या 7 to 9 क्यों नहीं ले रहे, 8 to 9 क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि उस टाइम पर फिर हमारा फिनोल फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि फिनॉक्साइड आयन की कपलिंग पावर ज़्यादा है, ठीक है ना। फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा पावर है उसके अंदर कपल करने की, क्योंकि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्टिमम पीएच इज़ रिक्वायर्ड। ऑप्टिमम मतलब 9 to 10 ही लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद देखो अमीन्स के साथ यहाँ पर थोड़ा सा मैकेनिज्म भी डिफरेंट रहेगा। और यहाँ पर पीएच 4 to 5 क्यों लेना है? यहाँ पर भी देखो बीच की रेंज पकड़ी है ना, तो 1 to 2 या 1 to 3 कह रहा है कि हाई पीएच वाली मतलब बहुत ही एसिडिक कंडीशंस या बहुत ही लो एसिडिक कंडीशंस। लो एसिडिक मतलब 6 to 7 का पीएच यूज़ कर लेते हैं, लाइटली एसिडिक बिल्कुल डाइल्यूट एसिडिक कंडीशंस वो भी यूज़ नहीं कर रहा। दोनों ही केसेस में, अमीन्स के केस में भी और फिनोल के केस में भी ऑप्टिमम कंडीशंस इसने रखी हैं बीच की, बिल्कुल 4 to 5 लिखा है। तो यहाँ पर भी उसी तरह रीज़न देगा क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म देखो इसमें भी वही है। यहाँ पर इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि टर्शरी अमीन के केस में तो मैकेनिज्म बिल्कुल फिनोल्स की तरह है। देखो यहाँ पर ये एक टर्शरी अमीन यहाँ पर इसने ली है। टर्शरी अमीन के केस में मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है जैसा फिनोल के केस में पड़ा। और पीएच की वैल्यू इसने 4 to 5 लिख दी है, ठीक है। वीकली एसिडिक, इतनी भी वीक नहीं है, क्योंकि अगर वीकली एसिडिक लेता तो 5 to 6 या 6 to 7 भी तो लिख सकता था, ठीक है ना, न्यूट्रल जैसी कंडीशंस। तो ऑप्टिमम ही है यहाँ पर भी पीएच 4 to 5, ठीक है। तो बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है यहाँ पर एज सच जैसा हमने फिनोल में पढ़ा, ठीक है। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन के केस में देखो इसने अलग कर दिया, अलग से लिख दिया है। यहाँ पर क्या होगा देखो, कपलिंग ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स अकर्स इन न्यूट्रल और माइल्डली अल्कलाइन मीडियम। अब ये कह रहा है टर्शरी अमीन के केस में तो हमें एसिडिक कंडीशंस रखनी है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन के केस में ये अल्कलाइन मीडियम में भी रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। क्या मैकेनिज्म है? अब देखो यहाँ पर इसने एक सॉल्ट ले रखा है CH3COONe, ठीक है ना, माइल्डली अल्कलाइन मीडियम यहाँ पर इसने यूज़ किया है। तो उसकी प्रेजेंस में क्या होगा देखो, अमीन डायरेक्टली अब रिंग के इलेक्ट्रॉन रिएक्ट नहीं कर रहे, रिंग के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो नहीं कर रहे। देखो टर्शरी अमीन में तो क्या था, जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन थे वो रिंग में जा रहे थे जैसा हमने फिनोल में पढ़ा, और फिर रिंग के इलेक्ट्रॉन रिएक्ट कर रहे थे इस नाइट्रोजन के साथ, ये वाली नाइट्रोजन के साथ, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो अटैक हो रहा था न्यूक्लियोफिलिक अटैक वो थ्रू रिंग इलेक्ट्रॉन्स हो रहा था। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स में आते ही देखो क्या हो गया, जो अमीन के अमीन पार्ट है ना NH2, उसमें जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर वो डायरेक्ट अटैक कर रहा है किसके ऊपर, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह की स्पीशी यहाँ पर बन गई है। ये फर्दर क्या रिलीज कर सकती है, H पॉजिटिव आयन यहाँ से देखो ये निकल गया, और हमें क्या मिल गया, अब इनकी नेमिंग देखो डाईएजो अमीनो बेंजीन। ये तुम्हें याद रखना है, ये तुमसे कन्वर्जन इस तरह का भी करवा सकता है कि कन्वर्ट बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट इनटू डाईएजो अमीनो बेंजीन, नेमिंग से भी करा सकता है। तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं बताएगा, फिर तुम वहाँ पर सोचते रहना कि डाईएजो अमीनो बेंजीन क्या होता है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना कि किसका स्ट्रक्चर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स के केस में अल्कलाइन मीडियम में भी
ये क्या कर सकता है, कपलिंग कर सकता है, लेकिन कपलिंग का वे अलग है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इन्होंने देखो हाउएवर करके एक बात लिखी है, लेकिन हाउएवर व्हेन डाईएज़ोअमीनो बेंजीन दस फॉर्म्ड इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया था अल्कलाइन मीडियम की प्रेजेंस में प्राइमरी अमीन के साथ ऑन रिएक्शन विद बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, वो फर्दर अगर उसको हीट कर दें इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम तो वो फर्दर एक रीअरेंजमेंट करके वैसा ही प्रोडक्ट बना देगा जैसा टर्शरी अमीन ने बनाया। देखो यहाँ पर रीअरेंज यहाँ पर कर देगा। कैसे कैसे रीअरेंजमेंट हुआ देखो, सबसे पहले एसिडिक कंडीशन है तो H पॉजिटिव आयन से स्टार्ट कर रहा है। सबसे पहले H पॉजिटिव आयन आया और इस नाइट्रोजन पर लग गया, ठीक है, N पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो जैसे ही नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आया वो स्पीशी अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलना चाहेगी, ठीक है ना। जैसे ही निकली देखो यहाँ पर निकल गई है वो, ठीक है। अब वो फर्दर फिर से रिएक्ट कर रही है, ठीक है, फिर से रिएक्ट कर रही है, दोबारा से रीअरेंज। अब दोबारा जो रिएक्शन है वो बिल्कुल फिनोल की तरह है, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस क्या है, मतलब तुम मोटी मोटी बात ये समझ सकते हो कि टर्शरी अमीन्स में तो डायरेक्टली ही इतनी ज़्यादा मतलब नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है कि वो डायरेक्टली फिनोल की तरह रिएक्ट कर सकता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। लेकिन सेकेंडरी और प्राइमरी अमीन बेसिक कंडीशंस में भी रिएक्ट कर जाते हैं, उसको एसिडिक कंडीशंस की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाता है, कुछ डिफरेंट आ जाता है इस तरह का। अब उस डिफरेंट प्रोडक्ट को हमारे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट में हम क्या बना रहे थे, डाइस बना रहे थे, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना है तो हम फिर से दोबारा से थोड़ी सी एसिडिक कंडीशंस बना देते हैं और वो रीअरेंज होके क्या हो जाएगा, क्या बना देगा, एजो डाइस जो हम बना रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे रोल ऑफ पीएच देखो फिर से लिख रखा है, वही बात बार बार लिखेगा। इन प्रेजेंस ऑफ हाई कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, अगर तुमने बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक कंडीशन यूज़ कर ली, मतलब pH बिलो 4 यूज़ किया, 3 या 4 के बिलो यूज़ किया, तो जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो एक्सेप्ट कर लेगा उस प्रोटोन को, ठीक है ना, जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा और एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एनिलीनियम आयन बन जाएगा उसके बाद तो ये कभी कपलिंग शो ही नहीं कर सकता क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर तो लोन पेयर है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये सप्रेस करेगा हमारी जो हम कपलिंग पढ़ रहे थे उसको, ठीक है ना। तो pH 4 से बिलो हम नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, वही बात लिख रखी है कि आगे ये कपलिंग शो नहीं कर पाएगा क्योंकि नाइट्रोजन पर फिर कोई लोन, क्योंकि वो इतना न्यूक्लियोफिलिक रहेगा ही नहीं फिर, ठीक है ना। तो अब चैप्टर लगभग लगभग ओवर हो गया है। तुम्हें पढ़ने हैं क्वेश्चंस, जैसे यहाँ पर नीचे कुछ दे रखे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 या फिर जिन पे मैंने टिक कर रखा है क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, सजेस्ट अ रीज़न फॉर यूज़ ऑफ एक्सेस ऑफ मिनरल एसिड इन डायजोटाइजेशन रिएक्शन, ये भी मैंने बताया था। तो तुम्हें इस चैप्टर से बहुत ध्यान से पढ़ना है, जो टिक कर रखे हैं उसी तरह के क्वेश्चन भाई ये पूछेगा। और जो मैंने कन्वर्जन लिखे थे वो इसी पेज से लिख रखे थे, ऐसा नहीं है कि अपने पास से बना के लिख दिए, ठीक है। तो जितने भी कन्वर्जन लिखे हुए थे वो यहीं से लिखे हुए थे, वो तुम्हें ट्राई करने हैं, मेरे बताने के बाद भी ट्राई करने हैं क्योंकि दिमाग में थोड़ी फिट हुए हैं अभी, ठीक है। तो एक ही लास्ट यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर, इस तरह के क्वेश्चन 2 नंबर के या फिर जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी आता है वहाँ आ सकता है, ठीक है। तो इस चैप्टर से तुम्हें डायज़ोनियम कपलिंग, डायजोटाइजेशन और कन्वर्जन्स 3 ही चीज़ें तो पढ़नी है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना भाई, इसके बाद इसका भी टेस्ट रखेंगे एक।